हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 10th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है अम्ल, भस्म तथा लवण, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अम्ल एवं भस्म। पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे अम्ल और भस्म, एसिड और बेस, अम्ल या क्षार। उसी को यहाँ पे फिर से पढ़ना है। तो इतना तो आप लोग जानते होंगे कि अम्ल क्या होता है। अम्ल एक खट्टा पदार्थ होता है, मतलब जो पदार्थ हमें खट्टा लगता है उसे हम लोग अम्ल का नाम देते हैं, और जो कड़वा होता है स्वाद में उसे भस्म का नाम देते हैं। ठीक, और भी है। सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, मतलब जब अम्ल को किसी जल में मिलाया जाता है तब जो विलयन प्राप्त होता है, जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है, उसे हम लोग जलीय विलयन कहते हैं। यानी अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। मतलब कि अगर किसी पदार्थ को हम जल में मिला रहे हैं और उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, इसका मतलब वह अम्ल है। ठीक, इसके अलावा एक और कंडीशन है इसका कि यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मतलब जब भी किसी भी अम्ल को जब किसी धातु से अभिक्रिया करवाई जाएगी तब वह नया पदार्थ तो बनाएगा ही, उसके अलावा वह हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करेगा। लगभग जितने भी अम्ल होते हैं वो सभी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और अम्ल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड, ACID, एसिड। और ये एसिड शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो लैटिन भाषा का एक शब्द एसिडस से हुआ है, और एसिडस का मतलब क्या होता है, खट्टा। ठीक, तो अम्ल क्या है, फिर से देखेंगे। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, और अम्ल किसी भी धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त करता है। ठीक है, आगे है भस्म। भस्म यानी क्षार, यानी बेस। भस्म वह पदार्थ है, इसका जलीय विलयन कैसा होगा, जब भस्म को जल में मिलाएंगे तब इसका विलयन कैसा होगा, यह स्वाद में कड़वा होगा, और यह अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। मतलब कि कोई विलयन है जिसकी प्रकृति अम्लीय है, ठीक, वो स्वाद में खट्टा हो या फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता हो, उसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय है। ठीक, तो अगर उस अम्लीय विलयन में हम किसी भस्म पदार्थ को मिला दें तो क्या होगा, वो उदासीन बन जाएगा। उदासीन बनने का मतलब है कि उसमें पहले जैसा अम्लीय गुण नहीं रहेगा, और ये भी नहीं रहेगा कि उसमें क्षार का गुण आ जाए, भस्म का गुण आ जाए, नहीं, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देता है और लवण बनाता है। कोई भी अम्ल और भस्म को जब मिलाया जाता है तब क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर लवण का निर्माण करता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अम्ल और भस्म आपस में मिलके लवण का निर्माण करते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर बाद में क्या देखा गया कि कुछ अम्ल जो है दूसरे अम्ल की अपेक्षा तेज़ी से धातु को भुलाकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो अम्ल क्या करते हैं, धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक, इतना हो गया। तो कुछ अम्ल क्या होता है, वो धातु को अपने में घुलाकर जल्दी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो कुछ थोड़ा टाइम पे। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है, लोहा कमरे के ताप पर जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल धातु से धीमी गति से अभिक्रिया करता है। लोहा एक धातु है, धातु जल से कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक, लेकिन एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र यहाँ पे है CH3COOH। ठीक, तो एसिटिक अम्ल को जब धातु से यानी लोहा से लोहा से अभिक्रिया करवाया जा रहा है तब यहाँ पे नया पदार्थ तो बन ही रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे क्या बन रहा है, फेरस एसीटेट, और उसके अलावा यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लोहा का अभिक्रिया करवाया जा रहा है तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। यानी कि यहाँ पे दो अम्ल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एग्जाम्पल देकर ये बतलाया जा रहा है
कि एसिटिक अम्ल जब लोहा के साथ अभिक्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस काफ़ी समय के बाद यानी धीमी गति से अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस को थोड़े देर से मुक्त करती है, ठीक। लेकिन जब एसिटिक अम्ल के जगह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से लोहा का अभिक्रिया करवाया जाता है तो वो तुरंत अभिक्रिया करके जल्द ही हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो इस हिसाब से नया मतलब टॉपिक मिल गया एक कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल मतलब मजबूत अम्ल, कॉन्सनट्रेटेड अम्ल जो जल्दी अभिक्रिया करे, जल्दी हाइड्रोजन गैस मुक्त करवाए। और दुर्बल अम्ल मतलब डिल्यूट अम्ल या जो क्या बोलते हैं उसे, जो देर से मतलब थोड़ा धीमी गति से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करता हो, ठीक है। आगे हमारा अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण। आयनिक, सबसे पहले आयन क्या होता है? पदार्थ मतलब जानते हैं, परमाणु मतलब जानते हैं। पदार्थ क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम लोग पदार्थ कह सकते हैं। और परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम परमाणु कहते हैं। आयन भी वही होते हैं, आयन भी हम परमाणु को ही कहते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है कि आयन हम वैसे परमाणु को कहेंगे जिसमें थोड़ा विद्युत ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा उपस्थित हो, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी चार्ज उसमें हो, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश उसमें हो, उसी को हम लोग आयन कहेंगे, ठीक है। तो जितने भी अम्ल हैं, भस्म हैं या लवण, अम्ल मतलब समझ में आ गया, जो खट्टे हों, जो हाइड्रोजन मुक्त करे, ठीक। भस्म मतलब जो कड़वा होता हो, जो अम्ल को उदासीन बनाता हो। और लवण जो अम्ल और भस्म को मिलाकर जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है या फिर उदासीन होता है। तो सभी अम्ल, भस्म और लवण का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत संचालन करता है। मतलब कि किसी भी अम्ल को, किसी भी भस्म को या किसी भी लवण को अगर हम जल में मिलाते हैं तो वह विद्युत का संचालन करता है, उसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। और ऐसे अम्ल, भस्म या लवणों को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत अपघटय कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघटय। जब किसी अम्ल, भस्म या लवण के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन होता है तो उन विलयन को हम लोग विद्युत अपघटय कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? हमारा अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। और सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। आगे है कि वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं वे विद्युत अपघटय कहलाते हैं। तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एक क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वैसा यौगिक, ठीक है, वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करता उसे क्या कहेंगे? विद्युत अनपघटय। बिल्कुल आसान है। जो अम्ल, भस्म या लवण विद्युत का अपघटय करवाता है जिसका जलीय विलयन, उसे विद्युत अपघटय। और जिन यौगिकों का जलीय विलयन क्या करता है? विद्युत का संचालन नहीं करता, उसे विद्युत अनपघटय। जैसे एग्जाम्पल में है अल्कोहल है, ग्लूकोज है, यूरिया है आदि, बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन में उपस्थित आयन ही विलयन से होकर विद्युत धारा के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। अम्ल, भस्म या लवण जो होता है वो जलीय विलयन में मिलके आयन उत्पन्न करता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज अपना निकालता है। अगर सोडियम है तो सोडियम क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज देगा। अगर क्लोरीन है तो वो निगेटिव चार्ज देगा, ठीक, इस हिसाब से। और वही चार्ज जो होता है विद्युत धारा के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर एक प्रयोग दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे क्या है? एक बीकर है, बीकर में क्या है? एक विलयन डाला हुआ है। किसका विलयन है? अम्ल का। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन है, ठीक है। और इस विलयन में क्या है? 2 इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड है 2 धातु का छड़ जैसा जो पदार्थ होता है जिसे हम विलयन में डाले हुआ है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड कहेंगे। एक पे धनात्मक आवेश रहेगा और एक पे ऋणात्मक आवेश रहेगा, ठीक। और इधर
क्या है, एक बैटरी है। बैटरी में भी एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक होगा, ठीक है। इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक से जुड़ा हुआ रहेगा और इसका ऋणात्मक इसके धनात्मक से जुड़ा हुआ रहेगा, ये तो जानते हैं। बैटरी वगैरह में क्या होता है, नेगेटिव चीज़ मतलब अपोजिट एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं या फिर जुड़कर क्या करते हैं वो लोग, सर्किट का निर्माण करते हैं, विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा बैटरी से एक तार, ये जो जा रहा है वो क्या है, तार है। तो बैटरी से एक तार क्या है, बल्ब तक जा रहा है, और बैटरी से दूसरा तार क्या है, इस विलयन में जो इलेक्ट्रोड डाला गया उसमें जा रहा है, ठीक। और फिर दूसरे इसमें नहीं, दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तार जा रहा है वो बल्ब में जा रहा है। और लेकिन जब स्विच को ऑन किया जाएगा तब क्या होगा, ये बल्ब जलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि डायरेक्ट ये क्या हो रहा है, बैटरी से निकलता हुआ डायरेक्ट दोनों तरफ से बल्ब को जोड़ दिया गया, ऐसा नहीं है। क्या है, ये कैसे जोड़ा गया है, विलयन से होते हुए जोड़ा गया, ठीक है। फिर भी बल्ब जल रहा है, तो अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इस विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर बल्ब नहीं जलता तो हम साबित कर देते हैं कि ये इस विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रयोग करके ये साबित किया जा सकता है कि अम्ल का विलयन, क्षार का विलयन या लवण का विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। जैसे NaOH CaOH का होल ट्वाइस NaOH जो भी है, या फिर NaCl, इन सब से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब अगर यही अम्ल, भस्म या लवण के विलयन को हटाकर हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज का या अल्कोहल का जलीय विलयन लें तब यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि वो आयन प्रदान नहीं करता है और वो विद्युत धारा को प्रवाहित भी नहीं होने देगा, ठीक है। तो जल द्वारा जो विद्युत अपघटय का आयनों में विघटन होने की क्रिया होती है उसे हम लोग आयतन कहते हैं। जल द्वारा जो विद्युत अपघटय का मतलब कि विद्युत अपघटय क्या था, जैसे एग्जाम्पल में इधर देखा था हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या था, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, विघटन होने का, आयनों के रूप में विघटन होने का। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। तो HCl क्या होगा, आयनों के रूप में विघटित हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन में और Cl यानी क्लोरीन वो निगेटिव आयन में। तो ये जो एक यौगिक से ये आयनों का विघटन हुआ, ठीक, जो भी उस यौगिक में तत्व है वो अलग अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। वैसे ही सोडियम क्लोराइड में सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज। तो ये जो आयन विघटित हो रहा है, अलग अलग दोनों हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ, इसी प्रक्रिया को हम लोग आयनन कहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि आयनन तनुता के साथ बढ़ती है। तनुता कहने का मतलब कि उस विलयन में पानी की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं। तनुता अधिक कहने का मतलब कि उस विलयन में पानी की मात्रा हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो विलयन जितना तनु होगा आयनन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। एक एग्जांपल है कि अगर हम लोग सिर्फ नमक को पिघला कर, ठीक है, ढेर सारा नमक को पिघला कर हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कोशिश करें तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसा इस प्रयोग में हम लोगों ने देखा था कि इसमें इस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में क्या हो रहा था, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था। इसके जगह हम लोग सोडियम क्लोराइड का विलयन लेते तब भी विद्युत धारा का प्रवाह होता, ठीक है। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी कि उसके पानी में मिलाकर ना लें, सिर्फ सोडियम क्लोराइड लें यानी सिर्फ नमक लें और उसको पिघला दें, ठीक है। तो सिर्फ नमक को पिघला कर जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ही उस नमक के साथ हम लोग क्या करेंगे, पानी को मिलाएंगे, बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। इससे ये साबित होता है कि अम्ल, भस्म या लवण में जब पानी मिलाया जाता है उसके बाद ही वह विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि अम्ल जो होते हैं वो हमेशा अम्लीय नहीं होते हैं, ठीक है। अम्ल हमेशा अम्लीय नहीं होते हैं। अम्ल जो होते हैं अगर उन्हें हम ऐसे ही प्रयोग में लाएं तो वो हमेशा अपना अम्लीय गुण नहीं दिखाएगा, ठीक है। कार्बोनेट पे अभिक्रिया करके, धातु के कार्बोनेट पे अभिक्रिया करके ये लोग या किसी सूचक पे जैसे लिटमस पत्र हो गया, ये सब अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। जैसे कि एसिटिक अम्ल है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसे हम डायरेक्ट सूचक के संपर्क में लाएंगे, ठीक है, लिटमस पत्र, ठीक है, तो वहाँ पे वो रंग नहीं बदलेगा, ठीक। लेकिन जब हम
उसके विलयन को, ठीक है, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को सूचक के संपर्क में लाए, लिटमस पत्र के संपर्क में लाए, तब उसका रंग बदलेगा। इससे ये साबित होता है, ये प्रतीत होता है कि अम्ल के अम्लीय गुण को दर्शाने के लिए क्या होती है, जल की उपस्थिति आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है। यहाँ पे एक टॉपिक था हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल मतलब वीक एसिड, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जल्दी हाइड्रोजन मुक्त करता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये धीमी गति से हाइड्रोजन मुक्त करता है तो ये वीक एसिड हो गया, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं कि सांद्र अम्ल कह सकते हैं, कॉन्सनट्रेटेड एसिड मतलब सांद्र अम्ल, ठीक है। लेकिन उसी सांद्र अम्ल में जब पानी की मात्रा अधिक कर दी जाएगी, ठीक है, सांद्र अम्ल में क्या है, अम्ल की मात्रा अधिक है, लेकिन जब उसमें पानी मिलाया जाएगा धीरे धीरे तो उसमें क्या होगा, पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी और अम्ल की मात्रा कम होगी, तो उससे हम लोग तनु अम्ल कहेंगे, ठीक है। डाइल्यूट एसिड याद रखेंगे, ठीक है। सांद्र अम्ल मतलब कॉन्सनट्रेटेड एसिड और तनु अम्ल मतलब जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट अम्ल। आगे हमारा आर्हेनियस एक रसायन शास्त्री थे, ठीक। इन्होंने अम्ल और भस्म की परिभाषा दी थी, ठीक है। इनके अनुसार अम्ल और भस्म की परिभाषा क्या थी, देखते हैं। सबसे पहले अम्ल, तो इनके अनुसार ये परिभाषा दी गई थी कि सभी अम्ल, जितने भी अम्ल होते हैं वो जल में घुल कर क्या करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं। इस गुण के आधार पर आर्हेनियस ने अम्ल की परिभाषा दी। उनके अनुसार क्या हुआ कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है HCl, H2SO4, HNO3, CH3OOH, ये सब अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब अम्ल है। ये सभी अम्ल जब जल के साथ घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। कब? ये अम्ल है किसके साथ मिल रहा है, जल के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है, याद रखेंगे। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तब हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अम्ल जल में घुल रहा है, तो जल में घुल रहा है, धातु से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, जल में घुल के ये क्या करेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करेगा सिर्फ, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ मुक्त नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करेगा किसमें, उस जल में, उस जलीय विलयन में। जैसे HCl है, क्या बना रहा है, H+ और Cl-, HNO3 ये भी आयन है, ये निगेटिव आयन है, इसे हम लोग अनायन कहेंगे और पॉजिटिव को हम लोग कटायन कहते हैं, ठीक है। HNO3 है, ये H+ और NO3- आयन मुक्त करेगा। ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, तो याद रखेंगे कि जलीय विलयन में H+ आयन जो रहेगा स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है, ठीक है। वो H+ आयन क्या होता है, H2O के अणुओं से जुड़ जाता है, ठीक। तो ये जो HCl है, HCl को जल में मिलाने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त हुआ, ठीक। तो हाइड्रोजन प्लस आयन फ्रीली नहीं घूमते रहेगा, वो क्या करेगा, उस जल के साथ मिलकर नया आयन बना लेगा। उस आयन का नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन, यानी H3O। जल का क्या है सूत्र, H2O, और जो हाइड्रोजन मुक्त हुआ उसे क्या कहेंगे, H+। तो ये मिल के क्या बना लेगा, H3O+। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है भस्म की परिभाषा। आर्हेनियस द्वारा भस्म की परिभाषा भी इसी रूप से दी गई थी। जैसे अम्ल को जल में घुलाकर क्या किया गया, हाइड्रोजन आयन मुक्त कराया गया, वैसे ही भस्म को जब जल में मिलाया गया तब क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हुआ, यानी कि OH- आयन प्राप्त हुआ यहाँ पे। तो इनके अनुसार भस्म की परिभाषा क्या है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, भस्म है, ठीक। और इनके जलीय विलयन से क्या होता है, ये हाइड्रोक्साइड का आयन देते हैं। जैसे NaOH है, उसको जल में मिलाया गया तो क्या हुआ, Na+ और OH- इस आयन इसने दिया। तो याद रखेंगे अम्ल क्या करेगा,
H प्लस आयन देगा पानी में घुलने के बाद, और भस्म क्या करेगा, OH माइनस आयन देगा पानी में घुलने के बाद। और वैसा भस्म जो जल में पूरी तरीके से घुल जाता है, मतलब जो जल में घुला हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहते हैं। ठीक है, ऐसे भस्म को हम लोग क्षारक कह सकते हैं। ठीक, अगला है हमारा उदासीनीकरण। ये आप लोग जानते हैं, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया जब होती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, नया पदार्थ बनता है जिसे हम लोग लवण कहते हैं, और उसके साथ साथ जल बनता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड था और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, इन दोनों ये क्या था, ये भस्म था, ये अम्ल था। इन दोनों को अभिक्रिया करवाने से क्या हुआ, NaCl साधारण नमक यानी लवण और ये जल का निर्माण हुआ। तो ये लवण जो बना, इसमें क्या होगा, इसमें ना आपका इस क्षारक का गुण होगा, ना ही इस अम्ल का गुण होगा। यानी कि ये भस्म और अम्ल मिल के क्या किया, एक दूसरे के गुण को नष्ट कर दिया, मतलब ये एक दूसरे को उदासीन बना दिया। और उदासीन बनाने की ये जो प्रक्रिया हुई, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, उदासीनीकरण। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेन करके, Na प्लस प्लस OH माइनस और क्या है, प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस, क्योंकि ये क्या है, भस्म है ना, तो भस्म है तो ये पानी में घुलने के बाद क्या करेगा, Na प्लस और OH माइनस। ठीक, और ये HCl क्या करेगा, H प्लस देगा हमेशा, अम्ल तो, और Cl माइनस। तो यहाँ पे Na प्लस, ये अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस है तो ये इसके साथ तो अलग हो गया ना, तो ये प्लस है तो इसको दूसरा माइनस वाला चाहिए, यानी ये Cl के साथ मिल जाएगा। और ठीक यहाँ पे भी वही प्लस माइनस एक साथ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O साधारण नमक और जल का निर्माण हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे धन और ऋण आवेशित आयन एक दूसरे से मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जो नया पदार्थ बना उसकी प्रकृति एकदम उदासीन होती है, ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय। अगला टॉपिक है हमारा अम्ल तथा भस्म का गुण। ठीक है, तो एक टॉपिक बस देख लेते हैं आज की क्लास में, बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। पहला क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, जैसे कि सिट्रस फल, सिट्रस फल कहने का मतलब वैसे फल जिसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी, सिट्रिक अम्ल में क्या होता है, विटामिन सी होता है। इसका एक और नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे नींबू, संतरा, कच्चा अंगूर हो गया, जितना भी खट्टा फल होता है, इसमें अधिकतर खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसमें विटामिन सी होता है जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, इनका स्वाद खट्टा होता है। और आए क्या है, सिरका मतलब विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल रहता है, ये भी खट्टा होता है। सिरका का यूज़ किया जाता है अचार बनाने में, रक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और भस्म का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। भस्म का स्वाद कड़वा होता है, ये जानने के लिए आप लोग घर में साबुन होगा ना, साबुन या डिटर्जेंट पाउडर, उसको चख सकते हैं। थोड़ा सा चखिएगा, ज़्यादा नहीं। तो जो भी भस्म होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, उससे आपको पता चल जाएगा। साबुन वगैरह में भस्म मिला हुआ रहता है, उसी से वो बनता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ प्राकृतिक पदार्थ हैं और उनमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे संतरा व नींबू का रस में सिट्रिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है। ये सारा आप लोगों को याद करना है, आप लोग अच्छे से ये सब याद कर लेंगे। ठीक है, चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, उसमें कौन सा अम्ल रहता है, एस्कॉर्बिक अम्ल उसको कहा जाता है। ठीक है, चाय जो लोग पीते हैं, चाय के नशेड़ी लोग जो हैं, चाय में क्या होता है, टैनिक अम्ल, तो आप लोग टैनिक अम्ल पीते हैं। ठीक है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज के क्लास में रहने देते हैं, बाकी हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लास में कुछ लोगों को समस्या हो रही है समझने में, तो उनकी समस्या के लिए जब ट्यूशन खुलेगा तो सब जो भी प्रॉब्लम होगी उनको बताया जाएगा, सही से समझाया जाएगा। और अगर आप लोग खुद से समझ सकते हैं बुक को पढ़ के और इस वीडियो को दोबारा देख के, तो काफ़ी मदद मिलेगी। और कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सके आगे की वीडियो में। और इसका नोट्स आप लोग ग्रुप पे भेज रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है।